हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2026 जो कि अभी रिसेंट कंडक्ट कराया गया था। हालांकि मैं उस दिन 25 ऑफ जून को मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं अपलोड कर पाई। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कॉलेज ड्यूटी भी होती है और फिर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी थे, तो इन्विजिलेशन ड्यूटी होती है, फिर इवोल्यूशन चल रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ। और इन सब कामों के अलावा मैं यूट्यूब पे वीडियो तब बनाती हूँ जब मैं उससे फ्री होती हूँ। तो इसलिए आप सेम डे अगर आप सोचते हैं कि वीडियो मिल जाए तो सेम डे वीडियो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं 2-3 दिन बाद ही यूजुअली अपलोड करती हूँ जब नेट का एग्ज़ाम हो जाता है। तो एनीवे, क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी सी जो है वो काफ़ी बिजी है, काफ़ी शेड्यूल मेरी बिजी होती है कॉलेज ड्यूटी की वजह से। और जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसान होता है कि सेम डे बना लेना वीडियो, क्योंकि उन्हें सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियो डालने होते हैं, तो जब भी कोई अपडेट आया तुरंत बना लेते हैं। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है ये चीज़। एनीवे, फिर भी मैं लेकर आती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ आपकी जितनी भी अपडेट्स हो फिर भी मैं डालती हूँ, चाहे 1 दिन बाद हो या 2 दिन बाद हो, ठीक है। तो बात है नेट जून 2026 की। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत खुश हैं इस बार एग्ज़ाम दे करके। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी आया है कि मैम इस बार का जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा गया है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम मेरा तो जेआरएफ हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर जेआरएफ ना हो तो नेट हो जाएगा मेरा। और वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे से कोई कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं, वो सब सिर्फ मेरे यूट्यूब से वीडियोस को देख करके और प्रिपरेशन करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, फ्री में जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो डायमंड नेट क्वेश्चन सीरीज़ है, वो काफ़ी एक क्वेश्चन जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा आपको एग्जाम में टैली करता है। अगर आप नहीं देखते हैं डायमंड क्वेश्चन सीरीज़ तो आप अभी से देखना उसको शुरू कर दीजिए। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी या उसका जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखा कीजिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट एग्जाम की तो। उसके अलावा जो भी कल्चरल थियरीज है, ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ नेट पे, वो हमारे स्टूडेंट्स जो देखते हैं और वहाँ से उनको काफ़ी रेलिवेंट और यूज़फुल उनको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और फिर हमें वो रिस्पॉन्स करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि मैम हम आपके यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम यूपी से हैं, हम फलाने जगह से, हम बंगाल से हैं, यहाँ से हैं, वहाँ से। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, आप फ्री में ही प्रिपरेशन करो। मेरा ऐसा कोई मोटो तो है नहीं कि मैं आपसे पैसा लेकर ही प्रिपेयर कराऊँ। आप फ्री में पढ़ो, फ्री में ही प्रिपरेशन करो, बट आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, बस मैं ये चाहती हूँ आप लोगों को। तो रहा कि क्वेश्चन कैसा था, तो इस बार काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था जनवरी 5 जनवरी 2026 का, तो क्वेश्चन काफ़ी अटपटा सा आया था। स्टूडेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, नर्वस थे। बहुत कम लोगों का नेट जेआरएफ हो पाया क्योंकि क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अजीब टाइप से पूछ दिया गया था, ऑकवर्ड, मतलब रेलेवेंट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इसे भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दिया है। असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए थे, 30 to 40% लग रहा था असर्शन रीजन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस टाइप से थे पूछे गए उस बार की कोई भी राइटर का या पोएट का उसकी लाइन को उठाकर दे दिया था, फिर उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था, तो इस तरह से थे। तो आप डिसअपॉइंटेड थे, नहीं हुआ नेट उस टाइम या जेआरएफ। अब इस बार काफ़ी ईजी है। तो इसमें दूसरा मसला ये आ रहा है कि लोगों का कहना है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं 50% प्लस क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक 2024 से पूछ दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं 60% क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ दिए गए हैं। तो रहा बात अगर इस टाइप की है तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछना एग्जाम में गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका एक लिमिटेशंस होनी चाहिए कि हाँ आप 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन भी है अगर रिपीटेशन में, यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेशन में, तो ठीक है कि चलो 80% जो क्वेश्चन है वो तो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करके जाएगा या पढ़ के जाएगा वहाँ से बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 50%, 60% या 60% एबव रिपीटेशन हुआ है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन सच में आया है,
तो ये कहीं से भी पेपर लीगल नहीं कहलाएगा। हो सकता है स्टूडेंट्स इसको कुछ स्टूडेंट्स इसको अपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम अभी क्या है कि दो ग्रुप बट गए हैं स्टूडेंट्स के। एक तो वो है जिनका बहुत अच्छा पेपर गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सोचते हैं कि चलो मेरा हो जाए पेपर। मैं भी चाहती हूँ कि चलो हो जाए आप लोगों का पेपर, लेकिन अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन 60% या 55% या 50% सेम क्वेश्चन को रिपीटेशन या सेम ऑप्शन के साथ रिपीटेशन है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर करके आप क्या नॉलेज गेन करेंगे? आप जब कल हो का असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये सोचिए। तो आपका जो नेट एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम है, नेशनल लेवल पे है, तो यानी कि क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जो है ऐसे होना चाहिए इसमें, जो कि सिलेबस से तो होना ही चाहिए, बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है उसका भी तो कुछ रिहर्सल होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जो बच्चों को पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो स्टूडेंट्स को भी लगे कि हाँ हम कोई एक्सपर्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब रहा दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है पीवाईक्यू ही पूछा, तो देखिए फ़र्क पड़ता है, पीवाईक्यू से इतने क्वेश्चन कहीं से भी सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो लेवल है पेपर का वो कहीं से भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से भी जो लेवल है इस बार एनटीए का क्वेश्चन पूछने का नेट में वो सही नहीं है, क्योंकि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका जो लेवल है वो हाई होता है, और इसमें आप इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन सेम रिपीटेड नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है एग्जाम स्टूडेंट्स के जो पेपर होते हैं उसमें, यानी कि लेवल का अगर ध्यान में रख करके क्वेश्चन अगर सेट किया जाए तो ऐसा नहीं है कि कभी क्या है, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है जैसे कि पिछले बार हुआ, और कभी अब इस बार ऐसा पूछ दिया गया कि उसमें भी अब डाउट हो रहा है, पता नहीं अब क्या होगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, री एग्जाम होगा, या फिर इसका रिजल्ट भी निकलेगा। अब स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में इस बार के एग्जाम को लेकर, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन चल रहा है अभी हर जगह। अब हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था जब हम लोग एग्जाम देते थे, अभी से 8 ईयर्स बैक 7 ईयर्स बैक पहले क्या था। अभी आप क्वेश्चन पेपर आप उठा कर देख लीजिए, अभी से 2022 का या 23 का, या फिर आप 2020 का देख लीजिए, या 18 का 17 का, हाँ 2016 में भी मैं अपियर हुई थी। तो उस टाइम क्या होता था कि कुछ ना कुछ जो राइटर्स हैं वो ऐसे हम लोग देखते थे जो कि एग्जाम में हम लोग को पहली बार देखने को मिलता था कि अरे ये राइटर को तो हमने पढ़ा ही नहीं है, मतलब 4 से 5 राइटर्स वो हमेशा न्यू डालते थे, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है इनके पूछने का जो है तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, या तो पूछते हैं कई बार ऐसा कि लगता है कि AI बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बस यही पूछते हैं, या फिर इस बार का तो आप देख ही रहे हैं। एनीवे जो भी हो, अब हम देखते हैं तो यही सब, तो रीज़न यही था इस बार का क्वेश्चन को इजी होने का। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जो है, वैसे सबका अलग अलग होगा, और हर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही फनी सा मुझे लगा इस बार का देख करके, हालांकि वो सच में वो PYQ है ही, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आया था इस बार, कौन गोल is a character, is a character in which work, in which work ना। तो इसका ऑप्शंस क्या था देखिए, ट्रायल ऑफ डिडान कैविटी, फर्स्ट ऑप्शन जो था इसका ये था। सेकेंड ऑप्शन जो था पेटल्स ऑफ ब्लड, पेटल्स ऑफ ब्लड। नंबर 3 थिंग्स फॉल
अपार्ट। फोर्थ में एनिमल्स पीपल। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन थे। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। वैसे नेट के लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि नेट में जो है वो काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अकोनको इज ए कैरेक्टर इन विच वॉक, किस वॉक में है? तो जो अकोनको है ना, ये आपको पता है, ही इज अ लीडिंग कैरेक्टर हीरो इन चिनुआ अचेबे's थिंग्स फॉल अपार्ट। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इसका थिंग्स फॉल अपार्ट है। ये भी ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जो चिनुआ अचबे है, मैं आपको बताई ही थी जब इम्पोर्टेंट राइटर्स वगैरह जब मैं बताती हूँ आपको पढ़ने के लिए, तो मैं बताई थी कि नाइजीरियन लिटरेचर में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको चिनुआ अचबे को ही पढ़ना है। ठीक है, चिनुआ अचबे ही इज कॉल्ड फादर ऑफ African literature. Chinua Achebe is called father of African literature, and do you know who is called mother of African literature? It is Flora Nova. Flora Nova. इससे रिलेटेड आपको और भी हम नॉलेज दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन तो बस सिंपल सा पूछा है, बट आपको बाय द वे कभी ऐसा भी पूछ दे एग्जाम में, तो मैं इसलिए आपको एनालिसिस बेस पे बता रही हूँ। तो फादर जो है अफ्रीकन लिटरेचर का वह है चिनुआ अचबे ही है, और मदर जो है वो फ्लोरा नोवा है। और ये थिंग्स फॉल अपार्ट है, यह क्लासिकल नॉवेल माना जाता है एज इन अफ्रीकन लिटरेचर में। यह फर्स्ट अफ्रीकन लिटरेचर है बाय एन अफ्रीकन मेल राइटर। ठीक है, चिनुआ अचबे जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन मेल राइटर है अफ्रीकन लिटरेचर हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। And in Things Fall Apart, Akonko is the hero who is a very patriarchal person, and he keeps beating his wives, and he teaches his son to behave like a man. Okay, don't be feminine. और इसमें इस तरह से वह दिखाता है। एक्चुअली थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो एक्चुअली जो नाइजीरिया का जो सिचुएशन था उस टाइम में उसको पोर्ट्रे करता है, सोसाइटी को, एग्बो कल्चर को। और इस बुक में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जानने की है, वह है पोस्ट कॉलोनियलिज्म है ना, यानी पोस्ट कैसे ब्रिटिशर्स उस टाइम जो नाइजीरिया है और जो इग्बो कल्चर है उसको इन्फ्लुएंस किए थे, और कैसे अपने कल्चर को वहाँ इंसर्ट किए थे। ये सारा चीज आपको थिंग्स फॉल अपार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। वह पूछा गया था मैच वाला, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 था। ए जॉन मिल्टन, नंबर 1 नियो क्लासिकल, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, नंबर 2 प्यूरिटन, सी टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट विक्टोरियन, and D. John Dryden. It was John Dryden, फोर में मॉडर्न। ओके, तो इसको मैच करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें पता होना चाहिए कौन प्यूरिटन था और कौन नियो क्लासिकल था और कौन मॉडर्न है। तो देखिए, जॉन मिल्टन आपको क्या है, प्यूरिटन है, तो ए का 2 हो जाएगा आपको। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन है, बी का 3 हो जाएगा आपको। टी.एस. एलियट जो है वह मॉडर्न है, तो सी का 4 हो जाएगा। और जॉन ड्राइडन जो है नियो क्लासिकल है, तो आपका नंबर 1 हो जाएगा। आपको कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब एज वाइज से आपको पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको प्रीवियस ईयर बेस पे ही थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि
Which of the following is an elegy on John Donne's wife who died in 1677? 1677. हाँ, जॉन डन्स की वाइफ पे कौन सा सोनेट लिखा गया था इन 1617 में? हु डाइड इन 1617? तो इसका आंसर जो था वह होगा आपका हॉली सोनेट 17। तो इस तरह से ये अभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट भी आपको पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, मैंने इसके वीडियोस भी डाला है। फिर उस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मैच द फॉलोइंग में, जिसमें एडवर्ड सईद थे, गायत्री स्पिवक थे और क्लॉज लेवी एस्ट्रॉस थे। सो इन सब से पूछे गए थे। फिर उनके ऑप्शंस थे सबाल्टर्न स्टडीज, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन जो था वह काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, यह था हु इज द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इंग्लिश इन इंडिया, इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर और पब्लिश हुई थी कब? पब्लिश इन 1984। ठीक है, तो ये वाली तो इसका आंसर होगा V.K. गोकैक। ये आपका इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन था। इंडियन लिटरेचर से इस बार वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक था वैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एक और, ये आपका था डिडक्टिव मेथड से पूछा गया था। ठीक है, डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग? तो डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग एक्चुअली आपको पेपर 1 में भी पढ़ना पड़ता है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, और आपका यहाँ पर लिटरेचर में भी पूछ दिया है। तो व्हाट इज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग? तो इसमें आपको क्या होता है, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर होता है। ठीक है, अब चाहे तो इसे आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि टॉप डाउन भी इसे कहते हैं हम ना, टॉप डाउन भी कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को। तो ये क्वेश्चन था। फिर इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको बताई थी कि यूजुअली आपको पूछता है क्रिस्टोफर मार्लो से। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इस उसी तरह से फिर आपको पूछा था क्वेश्चन क्रिस्टोफर मार्लो की जो है वर्क्स, मुझसे ही पूछी थी। जी ऑफ मेल्टा भी था, और भी राइटर्स थे, बेन जॉनसन की अल्केमिस्ट था, और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट थी। इनकी पब्लिकेशन से आपको क्रोनोलॉजिकल पूछा था। फिर उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन था जो इंडियन से था, वह कमला मार्कंडे की थी, और पी शिवाकामी, अनीता देसाई और राज लक्ष्मी। तो आपको पता होना चाहिए पी शिवाकामी की ग्रिप ऑफ चेंज है। अगर एक भी अगर ऑप्शन अगर पता है आपको तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं। ग्रिप ऑफ चेंज जो है पी शिवाकामी की, वह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें भी आपको दलित लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आपको ये सब पढ़ने पड़ते हैं राइटर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें बामा को इंसर्ट किया गया है सिलेबस में, अंबेडकर को तो पढ़ना है उसमें, मैं थोड़ी वो भी बता देती हूँ यहाँ बात चल रही है तो। और आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन ना, ये पढ़ने दलित लिटरेचर में। तो वहाँ पढ़ने हैं तो आपको नेट में भी पूछ देता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो सिलेबस है वो सब आपको पढ़ना पड़ता है, नेट में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज बाय पी शिवाकामी, एंड शी इज तमिल दलित फेमिनिस्ट राइटर, and she is the first IPS officer in Dalit community. Okay, and in this novel semi autobiographical The Grip of Change, P. Shivakami, she talks of the patriarchy and gender discrimination and how Dalit polygamy works inside Dalit family. Actually, how
father was a patriarchal person and she experienced all these things inside her own family, and how her father got married. And she here reflects a person, a leading character, who is having already two wives, and when the third one comes for him, as because he was a panchayat, and she comes before him for some justice. But at that time he also misbehaved with that woman, and he wanted to have that woman as his third wife. तो ये हो गया आपका। और उस तरह से आपका फिर इस बार बेन जॉनसन के डिक्शनरी से भी क्वेश्चन आया था, हु गिव द फर्स्ट ऑथेंटिक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर था वह बेन जॉनसन था। एक और क्वेश्चन आया था, वह था हु इज नोन फॉर नेग्रिट्यूड। नेग्रिट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे हमारे बुक में भी ये सब है, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है एम सीजर ना। तो ये इसका आंसर है, एकदम काफी इजी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये तो हु वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। देखिए ये वाली क्वेश्चन जो है ना, ये 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है। हु वाज नॉट द कंटेम्पररी ऑफ वर्ड्सवर्थ, इसमें है रॉबर्ट साउदर और वाल्टर स्कॉट और हैजलिट। फोर्थ ऑप्शन है एसी स्विमबर्न। तो एसी स्विमबर्न जो है वह इनका कंटेम्पररी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रोमांटिक पोएट से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। सेम ऑप्शन भी सेम थे 2024 में इसका, ठीक है। उस तरह से आपका और भी क्वेश्चन थे। डीएच लॉरेंस से क्वेश्चन थे आपको। डीएच लॉरेंस से यूजुअली और जेन ऑस्टिन से आपको ज़्यादातर या तो सेटिंग पूछा जाता है, या तो आपको जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। तो इस तरह से थे आपको। और मैं आपको जब इससे पहले वीडियोस बनाई थी एग्जाम से 2-3 दिन पहले, जब मैं बताई थी क्या पढ़ना है क्या पढ़ के नहीं जाना है, तभी मैं आपको बताई थी कि आप शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज है, कॉमेडीज है, उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, उसके जो पब्लिकेशन डेट है वो ज़रूर देख के जाएँ। और देखो पूछा भी है इस बार आपको, टेम्पेस्ट, लव लेबर, लोस्ट, 12th नाइट, मच एडू अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पुट करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। फिर आपको डेरिडा से भी क्वेश्चन किया गया था, और सीमन द बेबॉ का जो सेकेंड सेक्स है उसे मैच करना था, टैरी गिल्टन। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जो नेट लेवल का था। और दूसरी बात ये है कि आपको ये जो भी पूछा गया हो 50%, 60% या और उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमारे बुक में टोटल क्वेश्चन ही मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। क्योंकि जो मैं सब्जेक्टिव इसमें जो बनाई हूँ ना, वो सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, यानी एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछता है। और हमारे क्वेश्चन में हमारे जो बुक है इसमें दिया गया है, इसमें सारा देखिए ना, रेस्टोरेंट ड्रामा, पोप, डॉक्टर जॉनसन इसमें है, और सारा जो लिटरेरी थियरी है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था, और कल्चरल स्टडीज से जो भी क्वेश्चन थे, या इंडियन लिटरेचर या इंग्लिश इन इंडिया, आपको इस बुक से कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक है वो काफ़ी डेप्थ में लिखा गया है, और आगे भी नेक्स्ट टाइम भी अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब चाहे तो आप ये बुक आप पढ़ के जा सकते हैं एग्जाम में। ये सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे स्टूडेंट्स भी जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने खुद बताया है कि मैम जब हम बुक पढ़ के गए और क्वेश्चन पेपर देखे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो PYQ नहीं भी थे, जो अलग से पूछे गए थे, वो हम इस बुक को पढ़ने की वजह से ही हम सॉल्व कर पाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप तो पढ़ते रहिए, अटेम्प्ट देते रहिए। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ एक चीज़ की, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, एक बार नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेकेंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम हो ही जाता है। क्योंकि देखिए नेट का मैं आपको एक बार फंडा मैं हमेशा बताती हूँ कि इनका आदत है सेटिंग, क्वेश्चन सेट करने का। ये एक बार अगर ज़्यादा टफ है, दूसरी बार आपका ईजी आता ही है। पेपर 1 टफ है तो पेपर 2 इजी आएगा, पेपर 2 टफ है तो पेपर 1 इजी। तो इस बार भी क्या है, पेपर 2 काफ़ी टफ कर दिया, लेवल काफ़ी नीचे गिरा दिया, पेपर 1 टफ आ गया। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, और इस तरह से जो क्वेश्चंस है मैं लेकर आती हूँ आपको यूट्यूब पर, उससे आप बेनिफिट उठाते जाइए। थैंक यू।